Welcome, my students. We are now studying Unit 1, and one last topic is remaining, that is concept of nanomaterial and nano and its applications. This will be the ninth lecture of Unit 1. So let us start. We will be dealing with introduction, that what are nanomaterials, what is nanotechnology, how can we synthesize, why these nanoparticles behave differently, properties of nanomaterials, application of nanomaterials, etc. So, introduction. Nano is the Greek word meaning dwarf. It is 1 billionth part of meter. You may have studied in class 11 deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, एटो, जेप्टो, युक्टो जो आपने पढ़ा था, तो उसमें नैनो मीन्स 10⁻⁹ This is 1 billionth part of meter. So nanoscience is the study of fundamental principles of molecules and structures with grain size 1 to 100 nanometer. It is difficult to make every particle in range of 1 nanometer. So it has been taken as in range 1 to 100 nanometer. मतलब जो भी पार्टिकल इस रेंज में आएंगे, वो ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्टडी करनी है वो हमारे 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में होनी चाहिए. Now these nanomaterials are defined as engineered materials with at least one dimension in nano range, means 1 to 100 nanometer, showing enhanced novel properties including reactivity, greater सेंसिंग कैपेसिटी एंड इंक्रीज्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ये सब सारी चीज़ें हम लोग तो आगे डिस्कस करेंगे ही करेंगे कि व्हाई दिस नैनो इज टू मच इम्पोर्टेंट. इंट्रोडक्शन. Nano technique offers simple, clean, fast, efficient, and economic for synthesis of a variety of organic molecules, have provided the momentum for many chemists to switch them from traditional method. ये बहुत ही burning hot research area है. You can imagine how nanoparticles, how much dimension will be for them. एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ह्यूमन हेयर. आपने देखा हर किसी के बाल, सर में बाल हैं, तो ह्यूमन हेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 80,000 नैनोमीटर्स वाइड. यानी कि, और आपका नैनो का रेंज याद रखना है 1 to 100 नैनोमीटर होना चाहिए. अगर 100 नैनोमीटर रेंज होना चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन हेयर से भी कितना छोटा हमको नैनो की रेंज में चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी अनदर ए शीट ऑफ पेपर. जो पेपर शीट है वो आपका 100,000 नैनोमीटर थिक हो जा रहा है. ठीक है, तो ये सब एक कुछ एग्जाम्पल. और दूसरी बात है, आई वांट टू शो दैट दिस नैनो इज नॉट न्यू. नैनो कुछ नया नहीं है, बल्कि इसको हम लोग यूज करते आए हैं. एंशिएंट वर्ल्ड में, जैसे आपने कहा कि वेसेस, जो ये रखा हुआ है, आपको एक मैंने इमेज बनाई है, दोज वर यूज्ड बाय ओल्ड ग्रीक्स एंड रोमन्स. तो इसमें जो डेकोरेटिव ग्लेज या स्पेशल शाइनिंग थी होती थी, ठीक है, वो नैनो पार्टिकल्स की वजह से होती थी. वेरियस भस्म इन आयुर्वेदा, जैसे आपने कभी सुना होगा कि स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, ये सब लेना आयुर्वेदिक्स में, मतलब कि उसको ग्राइंड करके. कुछ भी नया नहीं है. एक्चुअली जब एटम हम शुरू करते हैं, एटम और मॉलिक्यूल से अपनी स्टडी, तो एटम की साइज तो नैनो रेंज में ही होती है. बट नेचर में हमको क्लस्टर के फॉर्म में मिलती है, बल्क फॉर्म में मिलती है. वो बल्क फॉर्म जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है. ठीक है, तो उसी को अब बल्क को तोड़ते 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 आप स्मॉल रेंज में ले आओ. तो जस्ट इन दिस स्लाइड आई हैव ट्राइड टू शो दैट नैनो इज नॉट अ न्यू टर्म, बल्कि ये पहले से ही यूज होता आया है. ठीक है, तो अपने इंडियन सिस्टम में भी, एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स, इन सब में भी. सो इफ वी आर विलिंग टू गो इन रियल हिस्ट्री, जो हमको एग्जामिनेशन में लिखना होता है, तो यहाँ से शुरू करते हैं. 1857 माइकल फैराडे पब्लिश्ड अ पेपर एक्सप्लेन्ड हाउ मटेरियल नैनो पार्टिकल्स अफेक्ट द कलर ऑफ चर्च विंडोज. उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे. फिर जो रियल जनक, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो मटेरियल, वो 1959
रिचर्ड फेमान को कहा जा सकता है। वो हैव बीन अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन फिजिक्स in 1965. He gave a lecture titled, उसका टाइटल ही था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। मीन्स आपने क्रिस्टल अभी पढ़ा है, ये आपको लगता होगा दैट यूनिट वन इज डिफरेंट डिफरेंट, समटाइम्स वी आर गेटिंग बॉन्डिंग, फिर उसके बाद में हम कुछ और बातें कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, बट एक्चुअली दे ऑल आर लिंक्ड, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि हम जो क्रिस्टल्स बल्क क्रिस्टल पढ़ रहे हैं उनको थोड़े 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 स्मॉल पार्ट में तोड़ते जाओ तो नैनो रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो उनके लेक्चर का टॉपिक ये था। इसके बाद से एक तरह से ये रीजनरेट हुआ, यानी कि एंशिएंट में यूज करते थे लोग, नैनो जानते नहीं थे लेकिन यूज तो कर ही रहे थे। मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स बताए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहे होंगे। यहाँ इनसे एक नई रिसर्च की शुरुआत हुई 1959। मतलब ये कि ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है कुछ नया नहीं, ये भी बहुत पुराना साइंस जो जो न्यू जनरेटेड हुआ है, जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स बेस्ड स्टडीज हुई, दैट इज जस्ट न्यूअर वन। हालांकि यूज हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। The real burst came in past decades. Sophisticated instruments for characterization and manipulation of such as SEM scanning electron microscopy, transient electron microscopy 10 and scanning probe microscopy SPM etc. कई सारी चीजें। एक चीज देखिए, जब एंशियंट ग्रीक्स यूज कर रहे थे ह्यूमंस, मैंने बताया कि एंशियंट इंडियन जो आपकी पैथी थी आयुर्वेदा, उसमें भी यूज कर रहे थे, तो वो ठीक है, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं था। क्योंकि सर्टिफाई करने के लिए वी वे आर नीडिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स कि नैनो पार्टिकल्स को हम कैरेक्टराइज कर पाए, तो वो सर्टिफाइड बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, सर्टिफाई करने के लिए जो है, जब हमारे पास इक्विपमेंट्स आ गए, जैसे सेम हो गया, टेम हो गया, एसपीएम हो गया, और सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हुए, तब ये एक बिल्कुल कैलिब्रेटेड फॉर्म में, यानी कि सिस्टमेटिक वे में चलने लगे। इससे पहले नैनो था तो अनसिस्टमेटिक था। इन 1990s दिस Huffman and Krismer discovered how to synthesize and purify large quantity of fullerene। ये वहाँ भी आपको बताया गया है फ्लोरीन के सिंथेसिस में, इसको कि ग्रेफाइट को वेपराइज करके। तो वहाँ पर हमने कुछ एक क्लू छोड़ा था, दैट वाज कार्बन नैनो ट्यूब, CNTs। तो अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में आई गया। तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है हॉफमान ने बनाया, उससे बहुत सारी रिसर्च अभी भी कंटिन्यूड है। The term nanotechnology was defined by Norio Taniguchi of Tokyo Science University in 1974. Nanotechnology, shortened to nanotech, it is multidisciplinary as emerging technology। मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें सारी ब्रांचेस आप ले सकते हो। यू कैन इंक्लूड केमिस्ट्री, यू कैन इंक्लूड फिजिक्स, यू कैन इंक्लूड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, सारी चीज़ें आप इसमें, मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रांच है। और उसी तरह से इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें कि आपका कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, स्पोर्ट्स, थेरेपी, ऑटोमोटिव, कुछ भी बाकी नहीं है। यानी हमारी हर तरफ अब धीरे धीरे नैनो आता जा रहा है। ठीक है, हाउ कैन वी सिंथेसाइज नैनो मटेरियल्स? नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के दो तरीके हैं। देखो, आपको आना है स्मॉल पार्टिकल्स पे, इस नैनो स्केल, यानी 1 to 100, ऑलवेज कीप इन माइंड। अब 1 to 100 आने के लिए आपको बहुत जनरली क्या है, बल्क मिल रहा होता है, बल्क फॉर्म। बल्क फॉर्म को तोड़ते तोड़ते आप नैनो रेंज 1 to 100 पे पहुंचो, या फिर बल्क फॉर्म को वेपराइज कर लो, एटम लेवल पे ले आओ, फिर उसको क्लस्टर बनाओ 1 to 100 पे, क्योंकि एटम तो 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, तो उसको कंडेंस करके क्लस्टर फॉर्म। तो अगर बल्क फॉर्म यानी बड़े से तोड़ते तोड़ते छोटे में जाओगे, उसको बोले टॉप डाउन। और दूसरा है बॉटम अप, यानी एटॉमिक लेवल लिया, उनको क्लस्टर बनाया, क्लस्टर नैनो रेंज में आया, इसको बॉटम अप। सो देयर आर बेसिकली टू अप्रोचेस, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस। ओके, नेक्स्ट, टॉप डाउन अप्रोच जो है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेसिंग मेथड्स हो गए, जिसमें मैकेनिकल हो गया, कटिंग, इचिंग, ग्राइंडिंग, बॉल मिलिंग, मींस यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ क्रशर, कि भी आपने जो क्रशर है वो क्रशर आपको, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े स्टोन है यहाँ पे,
तो स्टोन्स को तोड़ के आप क्या करते हो, गिट्टी डिफरेंट डिफरेंट साइज के बनाते हो, स्मॉल पीसेस जो दैट आर यूज्ड इन making other you can say house एंड अदर प्लेसेस सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो ऐसे हमारे पास अगर सपोज क्रशर्स हैं जो कि 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में तोड़ दें, तो वो नैनो पार्टिकल बन गए, उन्हीं के बन सकते हैं। तो इसमें हमने दे रखे हैं क्या क्या हो सकता है। एक तो मैकेनिकल मेथड्स हो सकते हैं, कटिंग, इचिंग, ग्राइंडिंग हो सकती है, बॉल मिलिंग हो सकती है, लिथोग्राफिक टेक्निक्स जैसे फोटो लिथोग्राफी है, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी है, इनको यूज कर सकते हैं। बॉटम अप टेक्निक्स जो है, ये गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट यानी इस एटम लेवल से शुरू करेंगे। इसमें आपके पास पीवीडी यानी फिजिकल वेपर डिपोजिशन, सिंपल सी बात है, आपने वेपर्स बना ली, वेपर्स को क्या कर रहे हो आप, कंडेंस कर रहे हो, और कंडेंस करने पे ऐसे कुछ सेटअप लगाएं कि वो नैनो रेंज में है। केमिकल टेक्निक्स में सीवीडी आजकल खूब यूज हो रहा है, केमिकल वेपर डिपोजिशन, ठीक है, यानी कि उन्हीं वेपर्स को आप कंडेंस कर रहे हो। सो बेसिक थीम यू हैव टू कीप इन माइंड दैट टॉप बॉटम एंड बॉटम अप दो मेथड्स हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे एडवांटेज टॉप बॉटम का क्या है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिपोजिशन ओवर लार्ज सब्सटेंस इज पॉसिबल। अगर आपने उस तरह का क्रशर बना रखा है उसी डेफिनेट रेंज में आए तो इजी है, आपने स्टोन उठाया, स्टोन को क्रश करते करते नैनो रेंज में ले गए। कोई दूसरी चीज जो यूजफुल है जिसके नैनो पार्टिकल्स बनाना चाह रहे हैं तो क्रश कर दीजिए, ठीक है। केमिकल प्योरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोज हम स्टोन ले रखे हैं तो स्टोन ही है, देयर इज नो इम्प्योरिटी। बॉटम अप के भी अपने फायदे हैं, यहाँ पे अल्ट्रा फाइन नैनो पार्टिकल्स, क्योंकि जा क्रशर जो कितना भी हो तो वो थोड़ा सा बड़ा साइज का रहेगा, यानी कि आप जो 1 to 100 है उसके जो लार्जर लिमिट है यानी 100 के अप्रॉक्स बना सकते हो। अगर अल्ट्रा फाइन 2 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 1 to 20 नैनोमीटर के आपको नैनो पार्टिकल्स बनाना है तो बॉटम अप अप्रोच बेटर रहेगी। सबके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे हमने आपको बता दिया कि इसका ब्रॉड साइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा टॉप डाउन का, ठीक, और जिसमें कंट्रोल होगा, डिपोजिशन पैरामीटर इज डिफिकल्ट, जो सेट है वही आएगा, ठीक। इसमें आपके बॉटम अप में है कि केमिकल प्योरिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, क्या पता कोई दूसरे सब्सटेंसेस रह गए हों। सो दीज आर द टू मेथड्स। मैंने इनको कुछ और आपको मेथड्स फॉर नोट्स कर रखा है, यू मे पॉज एंड यू मे नोट। वही पिछले वाले जो है पायरोलिसिस में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उससे हम कर रहे हैं। कार्बन आर्क मेथड, जहाँ पे हम ग्रेफाइट को जैसे वेपराइज किया था, जो आपका फ्लोरीन प्रिपरेशन मेथड था वो कार्बन आर्क मेथड ही था। लेजर इवापोरेशन, सिंपली क्या है, हमने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, और उसके बाद में जस्ट एक्सक्यूज मी, ये जो आपका है ये 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 आपका कुछ डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि कुल इतने डिग्री सेल्सियस, हाउ मच, दिस वन 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो और फिर उसके बाद में केमिकल वेपर डिपोजिशन के, जैसे इट इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन ऑफ वेपर ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज मीथेन, इथाइलिन, इनके वेपर्स लिया, ठीक, और उसके बाद उसमें फिर क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं इसको। देन द प्रॉपर्टीज, व्हाट मेक्स द नैनो पार्टिकल्स डिफरेंट। टू प्रिंसिपल्स फैक्टर्स काज मैंने और बाकी बाद में भी बढ़ा दिया, सो नॉट टू, कई सारे हो गए, लेकिन बेसिक टू जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज्ड रिलेटिव सरफेस एरिया और क्वांटम इफेक्ट, ये जो हमने ब्लू कलर में लिख रखा है। दीज आर द टू प्रिंसिपल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। आप और भी कुछ जोड़ सकते हो, जैसे स्पेशल कन्फाइनमेंट हुआ, रिड्यूस्ड इम्परफेक्शंस हुआ, इनको समझने की जरूरत है। समझने की फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि सरफेस एरिया नैनो पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा है। वी हैव टेकन वन एग्जांपल, यूएस डॉलर जो कि 26.96 ग्राम सिल्वर का होता है, इसका डायमीटर जो है वो 40 mm है, और टोटल सरफेस एरिया 27.77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। Okay, if the same amount of coin silver were divided into tiny particles say 1 nanometer in diameter, अगर 1 नैनोमीटर डायमीटर में कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ these particles will be 11,400 square meter. Can you imagine, this is 4.115 million times greater, मतलब कि सरफेस एरिया काफी बढ़ जाती है।
मैं आपको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने क्या किया, 5 ग्राम का एक जिंक की ब्लॉक ले ली, 5 ग्राम जिंक ब्लॉक। अब जो वो ब्लॉक है लाइक दिस, ठीक, वो क्यूब के शेप में हो गए, ठीक है। अब अगर वो क्यूब के शेप में ये ब्लॉक है, अब इसका जो सरफेस एरिया है अभी है कितना, ये कंपेयर कर लीजिए। फिर एक कुछ है, मान लीजिए सपोज एक्स है। अब हम इसी 5 ग्राम के ब्लॉक को, इन शीट्स को पतले पतले, जो क्यूब है उसको पतले पतले शीट्स में कट कर दें। सो वी विल बी गेटिंग शीट्स ऑफ डायमेंशन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, बहुत सारी। अच्छा, हर एक का सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो जितने फाइन पार्टिकल्स करते जाएंगे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। यू मे टेक अनदर एग्जांपल, जैसे आपको रिएक्शन करानी है। अब रिएक्शन आपके पास बहुत सिंपल सा है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। यानी कि आप जो रिएक्शन कराना चाह रहे हो वो कौन सा है, Zn, और इसमें आप डाल रहे हो H2SO4, और H2SO4 डाल के आप क्या बना दो, ZnSO4, ZnSO4 बना दे रहे हो, सॉरी। तो अब ZnSO4 बना दे रहे हो, ठीक है। ये एक रिएक्शन हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जिंक की, हम ये मान लो 5 ग्राम की ब्लॉक थी, ये डाल दो, तो रिएक्शन क्या होगी, पहले ये H2SO4 आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, दिस पे आएगा सारी, फिर आउटर एक लेयर खत्म होगी, फिर दूसरा आएगा, फिर वो भी खत्म होगी, फिर तीसरा आएगा। केस 2, उसी 5 ग्राम जिंक को आप क्या करो कि वेरियस शीट्स में निकाल दो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और उन शीट्स को डिप कर दो, इसी में डाल दो। नाउ इट इज गेटिंग लार्ज सरफेस एरिया, रिएक्शन विल बी फास्टर। केस 3, एक आप एंड पॉइंट समझ लीजिए, क्या, वी हैव क्रश्ड, इस पूरे को हम क्या काम कर रहे हैं कि जो है क्रश करके छोटे छोटे पार्ट में कर ले रहे हैं। अब जब छोटे छोटे पार्ट में, यानी कि पाउडर बना लिए, अगर इसी को हम पाउडर बना के फिर डाल रहे हैं, अब हम पाउडर बना के अगर करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे पाउडर पाउडर पाउडर, तो अब क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट। तो पहला केस, आपने एक 5 ग्राम जिंक का H2SO4 से रिएक्शन करा रहे थे, आपने क्यूब डाल दिया, रिएक्शन की रेट कुछ है। दूसरा ये, उसकी आपने पतली पतली शीट्स बना के उसी 5 ग्राम की डाल दिया, नाउ सरफेस एरिया विल बी मोर, रिएक्शन विल बी फास्टर। तीसरा केस, आपने उस 5 ग्राम जिंक को क्रश करके पाउडर बनाया और पाउडर को डाल दिया, रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट। तो सरफेस एरिया बढ़ने से जो रिएक्शन रेट है वो क्या है, वो फास्टर हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज समझने की बताए, तो यहाँ पर मैंने आपको एक प्रूफ, एक एग्जाम्पल दिया जो कि बुक का है, कि 26.96 ग्राम का एक सिल्वर का जो कॉइन है, जो कि $1 है, उसका टोटल सरफेस एरिया 27.7 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसको 1 नैनोमीटर के साइज में हम तोड़ दें सारे पार्टिकल्स को, तो 4.115 मिलियन टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। अनदर थिंग इज रिड्यूस इम्परफेक्शंस। रिड्यूस्ड इम्परफेक्शन समझने की जरूरत है। जो क्रिस्टल होता है वो जितना बड़ा क्रिस्टल होगा उसमें डिफेक्ट के चांसेस उतने ही कम। अगर साइज ही छोटा है क्रिस्टल का, तो 2-4 यूनिट जुड़ के बनी होंगी, तो उसमें डिफेक्ट्स कम हो जाएंगे। सो लार्जर द क्रिस्टल, जितना बड़ा क्रिस्टल है उतना ज्यादा डिफेक्ट। क्योंकि नैनो रेंज में हम क्रिस्टल को बड़ा करते ही नहीं है, इसलिए डिफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है स्पेशल कन्फाइनमेंट एंड क्वांटम इफेक्ट। मैंने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी, तो ये फिजिक्स में आप समझ सकते हो कि इसमें कई सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज इतने छोटे पार्टिकल्स में आ जाएंगे। नाउ व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ दोस थिंग्स जो आपने पढ़ा, यानी कि उनका सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, स्पेशल कन्फाइनमेंट हो गया, क्वांटम इफेक्ट एंड रिड्यूस्ड इन्फेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, they are having high electrical properties between metallic to semiconductor। इवन आप इसके सुपर कंडक्टर्स भी बना सकते हो। कैसे? वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ नैनो मटेरियल कैन बी अचीव्ड ड्यू टू मिनिमम डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। आपने कॉपर का वायर लिया या कोई भी वायर लिया, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर है, क्योंकि उस क्रिस्टल में एक डेफिनेट अरेंजमेंट पैटर्न नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया डिफेक्ट्स में देयर मे बी डिफेक्ट, तो डिफेक्ट्स के कारण जो है रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर
मान लीजिए कि कोई नैनो साइज का क्रिस्टल है तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स कम हो, तो हाई इलेक्ट्रिकल conductivity. Thermal conductivity will be higher. It is 10 times greater than the metal, again due to minimum defect in crystal structure. And mechanical property, they will be very strong and withstand extreme strain. Most of the materials fracture on bending because presence of more defect. जब आपको भी आगे एक चैप्टर आएगा रस्टिंग और उन सब में थोड़ा सा मैकेनिकल वो हम एस्पेक्ट समझाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बेंड करने से वहां पे डिफेक्ट्स आते हैं। नैनो पार्टिकल्स हैं वहां पे डिफेक्ट नहीं आने, क्योंकि उनका इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर खुद ही छोटा हुआ है, ठीक है। सो दे हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्टिविटी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसका इफेक्ट क्या हुआ है ये आपको मैं बता दूं। प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन साइज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। नैनो साइज इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एनर्जी वो हायर हो जाएगी, ठीक। क्या क्या इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन ऑप्टिकल बैंड गैप, चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हायर स्पेसिफिक एंड कैटालिटिक एक्टिविटी, थर्मल एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, डिफरेंट मेल्टिंग एंड फेज टेंशन टेम्परेचर हो जाएंगे, चेंज इन कैटालिटिक एंड केमिकल एक्टिविटी। अब इन सब का हम यूज कर लेते हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक एग्जांपल आपको, बल्क वर्सेस नैनो प्रॉपर्टीज, यानी बल्क गोल्ड लिया और नैनो गोल्ड लिया, उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि बल्क गोल्ड है जो लस्टरस होता है, ठीक। लेकिन नैनो गोल्ड यानी कि अगर 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में है, दैट वेरी इन अपीयरेंस डिपेंडिंग ऑन साइज एंड शेप, क्योंकि वहां पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो रही है। दैट इज माइलेबल, बल्क गोल्ड इज माइलेबल, ठीक, और डक्टाइल है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है। लेकिन जो नैनो आएगा वो आर फाउंड इन रेंज ऑफ कलर्स, ठीक, वेरी a very good catalyst, are not metals but semiconductors हो जाएंगे, मेटेलिक नहीं है, ठीक। they melt relatively at lower temperature, ठीक। ये सारी प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो जाएंगी, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, तो ये आपके पास कंफर्म होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। एप्लीकेशन इज टू मच ब्रॉड, मतलब जो भी कह लो वो सब सही है, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इस समय मैंने इसीलिए लिख दिया इन ऑलमोस्ट एवरी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ। जैसे इसके जो आपके पास नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स, नाउ वी आर गेटिंग द नैनो पार्टिकल्स, नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब्स, नैनो रॉड्स, नैनो पोरस मटेरियल्स एंड अदर स्ट्रक्चर, जो भी कहो वो कम है, यानी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ नैनो प्लेस ले रहा है, ठीक है। ये कुछ हमने कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो स्ट्रक्चर से हो, जिसमें 0D बकी बाल यानी बकमिस्टर फुलरीन हो गया, ठीक, नैनो कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, 2D में ग्राफीन हो गया, 3D में ग्रेफाइट हो गया, ये कार्बन नैनो स्ट्रक्चर से यूज करते हैं। लेट अस स्टार्ट। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि दैट इज लिमिटेड, यानी कि हम जो भी कह रहे हैं वो कम है। एप्लीकेशन आप किसी भी फील्ड में इसका आप देखेंगे हर जगह मिलेगा। सनस्क्रीन एंड कॉस्मेटिक्स, एक लेते हैं एग्जांपल। तो नैनो साइज टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक डाइऑक्साइड, ये इस समय जो है सनस्क्रीन लोशंस में यूज करते हैं। दे एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट यूवी रेज, ठीक, ड्यू टू देयर नैनो साइज, एंड येट आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, सो आर मोर अपीलिंग टू कंज्यूमर, ठीक। नैनो साइज्ड आयरन ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन सम लिपस्टिक एंड पिगमेंट, यानी कि आपसे कोई आके बोल सकता है नहीं यहाँ पर हम नैनो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक। से सपोज लिपस्टिक है, आपको लगता है किसी को नहीं वो काफी हैवी लिपस्टिक हो रही है, हमें एक थिक लेयर बन रही है, बट मे बी कि कुछ दिनों बाद आप टीवी पे सुने नहीं दैट लिपस्टिक कंटेन्स नैनो पार्टिकल्स, जिससे कि आप थिनेस्ट कोटिंग कर सके, ठीक है। वही कोटिंग आ गया पेंट में भी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। पता चला आपका 1 लीटर पेंट जो है वो बताते हैं कि इतनी दूरी तक ज़्यादा पेंट कर सकता है। दैट इज वेरी थिन लाइनिंग, क्योंकि वो नैनो पार्टिकल्स है, उनका सरफेस एरिया ऑलरेडी ज़्यादा है, वो दे कैन स्प्रेड ओवर एंटायर। तो इसी तरह से हम इसको पेंट में भी यूज कर सकते हैं। नैनो एनर्जेटिक्स, दैट इज द बर्निंग फील्ड ऑफ रिसर्च, जहाँ पर आप लाइट वेट बैटरीज, जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, बैटरी आपकी हीट नहीं हो रही है, ये सब ड्यू टू यूज ऑफ नैनो क्रिस्टलाइन सिंथेसाइज मटेरियल्स, ठीक है। वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं। अब उसके अलावा एक कंसिडरेबल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल और सोलर एनर्जी
कन्वर्जन डिवाइसेस में यूज कर लेते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा यूज है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल डबल लेयर्स कैपेसिटर्स में यूज कर लेते हैं। नैनो वायर्स, यू कैन इमेजिन नैनो वायर्स में विल बी सुपर कंडक्टिंग, यानी कि जो हमारे पास अभी बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मोटे वायर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायर्स की जरूरत पड़ती है, तो नैनो वायर्स विल बी डिफेक्टलेस, वहाँ रेजिस्टेंस नहीं सिर्फ कंडक्टेंस होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सब अभी नैनो बैटरीज, नैनो वायर्स, ये सब एक्चुअली यूज में आ चुके हैं। बैटरीज तो बिल्कुल डेफिनेटली यूज में आ चुकी है, ठीक है। नैनो मेडिसिन, nanotechnology has a boon in medical field for by delivering drugs. नैनो मेडिसिन क्या है कि आप कभी भी एक सिंपल से किसी एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सुनो या किसी कंपनी को सुनो, हु विल बी टॉकिंग विद डॉक्टर्स, तो बोलेगा सर आवर टेबलेट इज नैनो फॉर्म, कंटेन्स नैनो फॉर्म। मतलब कि जो मेडिसिन है, जो बॉडी में हमने उसको स्वेल अप किया है, लिया है, उसको क्या जरूरत है कि वो जाके वो स्प्रीड आउट करे, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम तक अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुई, देन इट विल गो टू फीकस, यानी बाहर हो जाएगा। और जो हम ड्रग्स लेते हैं, बीइंग ए पर्सन फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी माई सेल्फ, ये हमारी काफी इंटरेस्ट की चीजें होती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मोर देन हाफ, कई बार ऐसा होता है, मोर देन हाफ ऑफ द ड्रग, यानी 400 mg ले रहे हो तो 200 mg बॉडी में एक्वायर हुआ, बाकी की बाहर गई। अब आप 200 mg टेबलेट का पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो और बॉडी को अपनी जो है एक तरह से हैजार्ड भी करवा रहे हो। ये जो नैनो पार्टिकल्स अगर उनको बना के आपको टेबलेट के फॉर्म में दें, हाँ इमेजिन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नैनो वाली टेबलेट मिलेगी छोटी छोटी खाने को। वो नैनो पार्टिकल्स जब आपने पेट में आपने लिया, वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बन जाए। एक्चुअली जो टेबलेट्स आ रही हैं वो नैनो टेबलेट्स ही आ रही हैं, काफी अच्छी कंपनियों की। तो वो क्या है कि बाइंडर से उनको कलेक्ट करके रखा है, जब आपने पानी पिया तो स्प्रेड आउट इन नैनो रेंज, ठीक। तो उससे ड्रग डिलीवरी बहुत अच्छी हो जाती है। कई सारे यूजेस इसे जो है नैनो पार्टिकल्स का मेडिसिन सिस्टम में कर रहे हैं। फूड में भी यूज है, यू कैन यूज, कैसे, मान लीजिए आपने कहा प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग, सेफ्टी, पैकेजिंग, ये सब हो गया। इवन आपको आपको पता होना चाहिए कि इजराइल की आर्मी या यूएस की आर्मी, तो वहाँ पे उनको अगर किसी ऑपरेशन में भेजा गया, बहुत लंबे समय के लिए रहना है, दे आर नॉट गेटिंग फूड, तो वहाँ पे वो नैनो ड्रॉप्स मिल गया, मीन्स ऑल द एनर्जी ड्रॉप लिया और इनफ विटामिन मिनरल्स ये सब मिल गया और वो करें। ऐसे ही इसराइल की एक कंपनी, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसराइल की एक कंपनी ने ऐसे कुछ लिक्विड्स नैनो ड्रॉप्स बनाए। कंस्ट्रक्शन दैट कैन आल्सो फील्ड also is if affected by this nano, काफी ज्यादा। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट, जब क्रिस्टल डिफेक्ट जो बना वो स्ट्रांग हुआ, आपने कहा सीमेंट लगाई और सीमेंट उधड़ गई, ठीक है। अगर वो नैनो पार्टिकल कंटेनिंग है तो वहां पे डिफेक्ट कम हो गए, जो लेयर बनी वो फिर टूटेगी नहीं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, एडिशन ऑफ नैनो सिलिका इन सीमेंट, हम सिलिका यूज करते हैं उसके बजाय नैनो सिलिका यूज करें, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आयरन ऑक्साइड Fe2O3 यूज करते हैं, वो भी हम नैनो पार्टिकल्स यूज करें तो डेफिनेटली आपको कम सीमेंट में अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, एग्रीकल्चर्स में भी ऐसे यूज कर सकते हैं, यानी कि पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं, सपोज यूरिया वी आर पुटिंग इन फर्टिलाइजर्स इन आवर फील्ड, तो हम जब फर्टिलाइजर्स देते हैं तो उसका ए लॉट ऑफ अमाउंट हैज बीन लीच्ड आउट, नीचे लीच आउट होके चला जाता है। तो उसके बजाय हम नैनो पार्टिकल्स, नैनो फर्टिलाइजर्स के नैनो पार्टिकल्स बना के स्प्रिंकलिंग करा दें, तो वो लीचिंग नहीं होगी, यानी कि आपका काफी ज्यादा समय और धन दोनों बच जाएगा। धन तो बहुत स्पेशली बचने वाला है और एक तरह से नेचर का भी लॉस कम है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस, मैं बता दूं नॉट लिमिटेड, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कहीं भी इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव गॉट, दिस इज अनदर एप्लीकेशन नैनो फोटोनिक्स। तो हम आपको पूरी चीजें नहीं डिस्कस करने चल रहे हैं। सो थैंक यू एंड होप यू विल मेक नोट्स एंड एंजॉय।